गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लीगल एप्टीट्यूड का सेकंड चैप्टर है। थोड़ा टेक्निकल है, इनकी टर्म्स से फेमिलियर होने में टाइम लगेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेंगे। देखो, सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा एक्ट गवर्न कर रहा है इंडिया के अंदर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ये 1872 ध्यान रखना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को इंडिया में गवर्न करता है। समझ रहे हो? ये इंडिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करता है। सारे नहीं बोल सकते। देखो, कॉन्ट्रैक्ट मैं भी बताता हूँ। देखो, इसके अंदर दो पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होना चाहिए, क्या चीज है, वो सब पार्ट 1 में मेंशन है। पार्ट 1 कहाँ से? सेक्शन 1 से लेके 75 तक है। और जो इसका सेकंड पार्ट है, इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक का, ये बुक है, एक बेयर एक्ट है, पूरी रिटर्न बुक है, जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैसे करना है वो सारी चीजें लिखी है। और सेकंड पार्ट है अपना 124 से लेके 238। इसमें स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। प्लेज, बेलमेंट, गारंटी, ये सारे स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अपन को सब पढ़ने हैं, अपन पढ़ेंगे। अपन को इतने सेक्शन याद नहीं रखने। इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि भाई 1 से 75 तक हमारा पार्ट 1 है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और 124 से 238 है। अब तुम बोलोगे सर ये बीच का कहा गया। देखो, पहले ये बहुत बड़ी बुक थी, फिर इस बुक में से सेक्शंस को निकाल निकाल के नई नई बुक्स बना दी। जैसे इसका बीच का जो सेक्शन था ना 76 से 123, इसको निकाल के सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया। इसको निकाल के नई बुक बना दी, सेल ऑफ गुड एक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सारे हैं, पर ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें जो दो पार्ट है, इसमें एक पार्ट तो जनरल प्रिंसिपल्स को कवर करता है, और दूसरा पार्ट हमारे थोड़े स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर करता है। और इसके अलावा खूब सारी बुक्स है, जो कि जैसे पार्टनरशिप होती है, जो हमारा पार्टनरशिप है उसका अलग से पार्टनरशिप एक्ट बना रखा है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अलग से बना रखा है। तो ये सारे भी कॉन्ट्रैक्ट ही, ये सारा पार्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का है। पर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872, पहले बहुत बड़ी बुक थी, पर अब इसके अंदर सिर्फ दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जनरल प्रिंसिपल्स को बताता है, दूसरा पार्ट स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताता है। और इसके अलावा फिर हमारी और भी बुक्स है जो हमें अभी नहीं करनी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गई, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, और अपनी ये सारे सेपरेट एक्ट्स बना दिए। समझ में आई बात? ये सारी चीजें अपन एग्जीक्यूटिव के जो हमारा पहला वाला पेपर होगा लॉ में, उनमें करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सारे छोटे छोटे से। मेन है अभी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होती है, ये सारी चीजें अभी अपन को इसमें समझनी है। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लो। इंट्रोडक्शन में क्या है? इट रेगुलेट्स इन इंडिया। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं। मर्केंटाइल लॉ बोले तो कमर्शियल लॉ, जो कि ट्रेडिंग को गवर्न करता है, कि कोई राइट्स रिलेशन, जो सेल्स होती है, जो बिजनेस होती है, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर किसके क्या राइट्स है, किसके क्या ड्यूटीज है, किसका किससे क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें किस में लिखी है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी है। और इसको अपन कमर्शियल लॉ या मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कमर्शियल लॉ भी बोलते हैं और मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मर्चेंट्स बोले तो ट्रेडर्स के राइट्स की, ड्यूटीज के, वो उनको ट्रेड कैसे करनी है, उनको सेल कैसे करनी है, उन सारी चीजों को देखता है। तो इसको अपन कमर्शियल लॉ या मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं। देखो, Indian Contract Act does not deal with all branches of law of contract. That is, it is not exhaustive in nature. मतलब ऐसा नहीं कि इसके बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट की बुक्स ही नहीं है। ये तो अपना बेसिक है, इसके बाद भी बहुत सारी है, जैसे पार्टनरशिप है, निगोशिएबल है, ये सारी चीजें अपन ने बता दी। अब देखो, थ्योरी करने से पहले कुछ वर्ड्स है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है, लीगल इंटेंशन क्या होता है, इसकी थ्योरी करने से पहले अपन को पहले ये समझना पड़ेगा। इनसे हमारा डर खुलेगा ना, तब अपन को समझ में आएगा कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। देखो मेरी बात, एक तो है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बोले तो एग्रीमेंट, देखो पहले एग्रीमेंट से पहले ऑफर एक्सेप्टेंस समझो। ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होती है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू क्या बनता है? प्रॉमिस।
कैसे, देखो मेरी बात, तुमने मेरे को बोला कि मैंने तुम्हें बोला यार मेरे को मेरी कार बेचनी है 1 लाख रुपए में, तो ये मैंने क्या दिया तुम्हें, ऑफर दिया कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू फॉर 1 लाख रुपीज। अब तुम्हारी मर्जी है एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ नहीं कर रहा। तुमने कहा कि ठीक है आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट योर ऑफर एंड आई विल बाय योर कार फॉर 1 लाख रुपीज। मैंने बोला कितने का था, मैंने भी 1 लाख का बोला। और मैंने किसके बारे में बोला था कि मेरे को कार बेचनी है, उसने क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने बोली उसने मेरी टर्म्स एंड कंडीशन मान ली, उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये क्या बन गया, ये प्रॉमिस बन गया। ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। समझ रहे हो, ऑफर क्या होता है कि मैंने किसी को कोई प्रपोजल दिया, कोई प्रपोजल दिया। ऑफर बोले तो प्रपोजल, कि चलो मेरी कार ले लो, चलो मेरा पेन ले लो, चलो मेरी बुक ले लो, चलो मेरी प्रॉपर्टी ले लो। तो ये मेरा ऑफर है, ये मेरा ऑफर है, क्या ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। अगर तुम्हें लेना है नहीं लेना ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमने हाँ भर दी और जिस टर्म्स एंड कंडीशन में मैंने बोला था कि 10 लाख रुपए में मेरी प्रॉपर्टी ले लो, और तुमने कहा ठीक है सर हम आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपीज में ले गए, तो तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और क्या बना दिया, प्रॉमिस बना दिया। क्या बना दिया, प्रॉमिस बना दिया। अब एक और चीज देखो, तुमने एक्सेप्ट कर लिया मेरा ऑफर, प्रॉमिस बन गया। हम दोनों ने प्रॉपर्टी या कार की सेल क्यों करी थी, क्योंकि मेरे को पैसों की जरूरत थी और तुम्हें कार की जरूरत थी। देखो अभी अपन समझते हैं, पर एक चीज और, अब जैसे अपन ने ये सारा ट्रांजैक्शन कर लिया, उसके बाद तुमने मेरे को कार, मैंने तुम्हें कार नहीं दी, मैंने तुमसे 1 लाख रुपए ले लिए और मैंने तुम्हें कार डिलीवर नहीं करी। मैंने बोला चलो निकलो, नहीं देता मैं कार। तो तुम कोर्ट जा सकते हो नहीं जा सकते, जा सकते हो। क्यों जा सकते हो, क्योंकि हमारा इंटेंशन था, देखो मेरी बात, इंटेंशन टू, अभी सब समझ में आ जाएगा, टाइम लगेगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप, देखो टू क्रिएट लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप अभी अपन समझ रहे हैं। बहुत टेक्निकल डिफरेंस है, अगर नहीं समझ में आए तो एक और बार देखना, अभी टाइम लगेगा, 5 से लेके 10 मिनट लगेंगे इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी लाने में। देखो मैंने ऑफर दिया तुम्हें कि तुम मेरी कार ले लो, तुमने कहा ठीक है सर हम ले रहे हैं। तुमने क्या कर, अब ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया कि हमने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करा है कि मैं तुम्हें कार दूंगा, तुम मेरे को 1 लाख रुपए दोगे। अगर मैंने तुम्हें कार नहीं दी और तुमसे रुपए भी ले लिए, या मान लो मैंने तुम्हें कार दी और तुमने मेरे को रुपए नहीं दिए, तो मैं कोर्ट जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, क्योंकि अपन दोनों का इंटेंशन था कि लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप में आना है, हमें लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप चाहिए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो मेरी बात, अब एक और एग्जांपल देता हूं कि मैं तुम्हारे घर आया और मैंने तुम्हें बोला कि यार कल हमारी पार्टी है, कल हमारे घर पार्टी है, तुम्हें हमारे घर आना है। कल हमारे घर क्या है, पार्टी। तो मैंने तुम्हें क्या दिया, ऑफर। मैंने तुम्हें क्या दिया, ऑफर। तुमने कहा मैं आऊंगा, पर तुमने मेरा ऑफर, तुमने मेरा ऑफर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मैंने तुम्हें बोला पार्टी है, तुमने कहा मैं आऊंगा, मैंने ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तुम, ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। पर तुम अगले दिन आए नहीं, तुम अगले दिन आए नहीं, तो क्या मैं कोर्ट जाऊंगा कि देखो जज साहब देखो इसने क्या करा, इसने मेरे को कल प्रॉमिस करा था और ये मेरे घर पे नहीं आया। तो जज पता है क्या बोलेगा, तुम दोनों का इंटेंशन ही नहीं था कि लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप में आना है। तुम दोनों का इंटेंशन भी होना चाहिए कि हमें, अगर हमने ऐसा कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा, ब्रीच बोले तो हमने जो प्रॉमिस करा था अगर उसको तोड़ा तो हम कोर्ट जा सकते हैं। उसका इंटेंशन होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब दोबारा चीजों को फाइनलाइज कर रहे हैं, देखो मेरी बात, ऑफर है, ऑफर में एक्सेप्टेंस को जोड़ा, ऑफर में एक्सेप्टेंस को जोड़ा, तो ये क्या बन गया, ये बनता है एग्रीमेंट। ये क्या बनता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं या प्रॉमिस बोलते हैं। समझ रहे हो, ऑफर में एक्सेप्टेंस को जोड़ा तो इसके क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं, प्रॉमिस बोलते हैं, नहीं इसको प्रॉमिस बोलते हैं। ऑफर में एक्सेप्टेंस को जोड़ा तो इसको प्रॉमिस बोलते हैं। प्रॉमिस बोलो या एग्रीमेंट बोलो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, चलो।
ठीक है, अभी अपन और समझ लेंगे। और इस प्रॉमिस के अंदर अगर इंटेंशन होगा, अगर इस प्रॉमिस में इंटेंशन होगा कि हमें लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप में आना है, तो इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, तो अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ये ऊपर ऊपर से मैंने समझाया, दोबारा सुनो। मैंने कहा कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है 10 लाख में, तुमने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपीज में खरीदना चाहते हैं। तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया? ये प्रॉमिस बन गया, ये एग्रीमेंट बन गया। और अब अगर तुमने उस चीज को फॉलो नहीं करा, तुमने मेरे को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दी, तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो मैं तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगा। क्यों लेके जाऊंगा? क्योंकि हमारा इंटेंशन था एक लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप में आने का। मैंने तुमसे पैसे इसलिए मांगे कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा, तुम मेरे को पैसे देना। हमारा इंटेंशन था, बहुत गहरा रिश्ता था कि अगर किसी ने ब्रीच करा तो हम उसको कोर्ट ले जा सकते हैं। तो इंटेंशन वॉज देयर टू क्रिएट अ लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए अपन कोर्ट जा सकते हैं। अब एक और चीज देखो, अगर मैंने तुम्हें कहा कि मैं कल तुम्हारी पार्टी, तुमने कहा कि सर पार्टी में आना हमारी, तो तुमने मेरे को ऑफर दिया, मैंने कहा आऊंगा, और एक्सेप्टेंस हो गई, एग्रीमेंट हो गया। ये क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। पर मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आया, तो तुम मेरे को कोर्ट लेके जाओगे कि इन्होंने मेरे को कल कहा था कि मैं पार्टी में आऊंगा और ये पार्टी में नहीं आए। कोर्ट पता है क्या बोलेगा? देयर वॉज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप, दस it is not a contract, it is just an agreement, or it is just a promise, and a promise and agreement is not enforceable in court of law. A promise or agreement is not enforceable in court of law. इतनी बात समझ में आई? अगर इसके बाद में नहीं आई तो एक बार बैक करना। सिंपल सी बात है, दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो है हमारी जिसमें मैं ऑफर दे रहा हूं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करने के बाद हमारा उसका इंटेंशन भी है, तो ये तो होता है कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरी चीज है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, इंटेंशन नहीं है, इसे अपन बोलते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस बोलो या एग्रीमेंट बोलो, ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते, ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते। ये अपन तो कितने बार प्रॉमिस करते हैं कि चल शर्त लगाते हैं, चल ये करते हैं, हर चीज कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होती जब तक हमारा इंटेंशन नहीं होता। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही एक तरीके से एनफोर्सेबल होता है कोर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ही एक तरीके से एनफोर्सेबल होते हैं। तो अल्टीमेटली बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? एक और बार, ये ऑफर है, ऑफर में एक्सेप्टेंस जोड़ी, तो इससे अपन क्या बोलेंगे? इससे अपन प्रॉमिस बोलेंगे। प्रॉमिस भी बोल सकते हैं और एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। अभी इसमें एक और चीज ऐड करनी है, उसका डोज, उसका तड़का बाद में दूंगा, अभी दूंगा तो सब ऊपर से जाएगा। समझ रहे? ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, इसके बाद ऑफर है, एक्सेप्टेंस है और इंटेंशन है, और लीगल बाइंडिंग इंटेंशन है। ये वर्ड बहुत याद रखना, लीगल इंटेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट, तो इससे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कौन सी चीज एनफोर्सेबल होती है? जिसमें इंटेंशन होता है ना लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप का, वही चीज कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल होती है। सो कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल इन सुप्रीम कोर्ट, इन हाई कोर्ट, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वाइल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल, दे आर नॉट एनफोर्सेबल, सॉरी, एंड दे आर एनफोर्सेबल। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अपन थोड़ा आगे चलते हैं। आगे देखो, अब देखो इसमें मैंने क्या लिख रखा है। देखो पहली बात, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सेक्शन 2, चाहे तुम कंपनीज एक्ट लो, निगोशिएबल एक्ट लो, ये सेक्शन 2 बने ही चीजों को डिफाइन करने के लिए। ये सेक्शन 2 बने ही चीजों को डिफाइन करने के लिए। इनके सेक्शन याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सेक्शन 2 भी क्या बोलता है? सेक्शन 2 भी बोलता है, पहले 2B से चालू कर रहे हैं क्योंकि B से चालू करना चाहिए। ठीक है, अभी यार H और E थोड़ी कराऊंगा, पहले तो B करेंगे ना। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is accepted, the proposal when accepted becomes an promise। वही बात लिखी है, हाई लेवल इंग्लिश में लिखी है कि जब कोई अपना ऑफर को क्या बोलते हैं? प्रपोजल भी बोल सकते हैं। ऑफर को क्या बोल सकते हैं? ऑफर को प्रपोजल भी बोल सकते हैं। जब कोई अपना प्रपोजल देता है
और कोई उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अपन प्रॉमिस बोलते हैं। कहाँ लिखा है, सेक्शन 2B में लिखा है, व्हेन द पर्सन to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is accepted. A proposal when accepted becomes a promise. इतनी बात समझ में आ गई। अब एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है सारे प्रोमिसेस को अपन एग्रीमेंट बोलते हैं। ऑल द प्रोमिसेस विद लॉफुल कंसिडरेशन, अभी अपन इसकी बात करेंगे, इस पॉइंट को एक बार के लिए प्लीज इग्नोर मारो, इसकी बात अपन करेंगे। अभी के लिए क्या ध्यान रखो, सारे प्रोमिसेस क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और एग्रीमेंट के अंदर अगर जब लॉ आ जाता है, एग्रीमेंट में लॉ आ जाता है या इंटेंशन आ जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो देखो सेक्शन 2E में क्या लिखा है, एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। सही बात है। इसमें देखो क्या लिखा है, अन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एग्रीमेंट में अगर लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप या फिर लॉ या फिर कोई भी चीज जिसको अपन कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं, वो सारे एग्रीमेंट को अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। वो सारे एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। देखो भैया ये 2 एग्जांपल याद रखना कि मैंने तुम्हारे घर पे आया कि पार्टी में और तुम पार्टी में नहीं आए तो तुम्हें मैं कोर्ट नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता, जब अपन ने ऑफर और एक्सेप्टेंस करा तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि यार ये अगर नहीं आएगा तो मैं इसको कोर्ट ले जाके स्यू करूंगा। ये तो बहुत कॉमन चीज है। और वहीं पर अगर अपना कार की कोई डील हुई कि मैं तुम्हें कार दूंगा, तुम मेरे को 1 लाख रुपए दोगे, तुमने मेरे को कार नहीं दी, मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए नहीं दिए, मतलब ऐसा कुछ भी होगा तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, उस चीज को अपन कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और उसको कोर्ट लेके जाएगा और बोलेंगे भैया जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना उसके हिसाब से रुपए दे दो और कार ले लो। साफ बात है। तो अल्टीमेटली अभी अपन कंसिडरेशन को प्लीज इग्नोर मारो, कंसिडरेशन पर अपन आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट प्लस लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, दैट इज इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है, अभी एग्रीमेंट अपन बोलते हैं कि सारे प्रोमिसेस को अपन एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। प्रोमिस क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होते हैं। अब देखो एक चीज, एग्रीमेंट बहुत बड़ी टर्म है और उसके अंदर का पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर का पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। एवरी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होएगा ही ना, कैसे होगा सर, अरे सर जी जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट नहीं होंगे। आप खुद बताओ, कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, ऑफर भी आती है, एक्सेप्टेंस भी आती है। एग्रीमेंट में क्या होता है, ऑफर भी आती है, एक्सेप्टेंस भी आती है। पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कुछ स्पेशल टाइप के एग्रीमेंट होते हैं जो कि लॉ एनफोर्स कराता है, जो कि लॉ एनफोर्स कराता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आर द, देखो अब चलो मेरी बात सुनो 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 सुनो, अब खुद देखना इस चीज को। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को हमने क्या बोला, प्रॉमिस या एग्रीमेंट बोला। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस यहां पर भी तो लिखी है, इसको रिप्लेस करके अगर मैं एग्रीमेंट कर दूंगा तो एग्रीमेंट प्लस इंटेंशन इज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का तो पार्ट होएगा ही नहीं ना, इतनी सी बात है। सारे कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वेन डायग्राम में मैंने बहुत ढंग से समझाया कि कैसे इनको पढ़ते हैं, वेन डायग्राम को रीड कैसे करते हैं, ये चीजें वेन डायग्राम में हो चुकी हैं। तो ये वीडियो लंबी जा सकती है क्योंकि ये ऑफर एक्सेप्टेंस वाली बात समझ में आ गई होगी, मैंने कितनी बार रिपीट करा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट प्लस लीगल बाइंडिंग इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। ठीक है, आगे चलो, ये बात हो गई। अब देखो मेरी बात, एग्रीमेंट करने की 2 कंडीशन। अब देखो हर चीज की है ना थोड़ी कंडीशन और आएगी, अब चीजें बढ़ती जाएगी। अपना कॉन्सेप्ट हो गया मेन, अब मैं पहले समझा देता हूँ। अब देखो मेरी बात, वही चीजें हैं। सबसे पहली बात, एग्रीमेंट कितने लोग कर सकते हैं भाई, मैं अकेले अपने आप से एग्रीमेंट करूं, मेरे दिल से एग्रीमेंट करूं, मेरे दिमाग से एग्रीमेंट करूं, कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए ना एग्रीमेंट करने के लिए। कोई तो ऑफर देगा और कोई एक्सेप्ट करेगा, तो मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए ना, मिनिमम 2 पर्सन शुड बी देयर।
मिनिमम 2 पर्सन शुड बी देयर, समझ रहे हो, 2 लोग तो होने ही चाहिए, तो इसको क्या बोला है, प्लूरैलिटी, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, मतलब प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोग होने ही चाहिए किसी भी एग्रीमेंट में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली है भाई, देखो अगर मैंने देखो जो एक्सेप्टेंस है ना, ये ऑफर है और ये एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस है ना सेम चीज़ों में होना चाहिए। मतलब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने तुम्हें बोला कि मेरी कार ले लो 10 लाख रुपए में, मैंने कहा तुम्हें कि कार ले लो 10 लाख रुपए में, और तुमने क्या सोचा अपने दिमाग में कि यार इसके पास तो कार तो एक ब्लैक वाली भी, देखो मेरे दिमाग में क्या था, मेरे दिमाग में ये था कि मेरे पास 2 कार है, रेड वाली और ब्लैक वाली, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं इसको अपनी रेड वाली कार बेचूंगा, तो मैंने उसको ऑफर दिया कि आप मेरी कार ले लो 10 लाख रुपए में। इसने क्या सोचा कि ये मेरे को अपनी ब्लैक वाली कार बेच रहा है, तो इसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी कार ले लूंगा 10 लाख रुपए में। तो फिर तो बाद में इनको पता लगा, तो फिर ये अपना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है एक तरीके से। क्यों नहीं है, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ है ना, जो एक्सेप्टेंस हुई है वो सेम चीज़ों पे नहीं हुई है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो सोच रहा हूँ अपने दिमाग में मेरे को मेरी रेड कार बेचनी है, वो सोच रहा है ठीक है ये अपनी ब्लैक वाली कार बेच रहा है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अपने दिमाग में सेम चीज़ें नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, अपने माइंड के अंदर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, मतलब कंसेंसस एड आइडम नहीं है। क्या नहीं है, कंसेंसस एड आइडम नहीं है अपने माइंड में। मैं तो सोच रहा हूँ रेड बेचूंगा, ये सोच रहा है ब्लैक बेचूंगा, एग्रीमेंट अपन ने कर लिया, बाद में पता लगा कि भाई इसने बोला कि ला दे मेरे, देखो कि इसने तो कहा कि सब कुछ हो गया, फिर बाद में इसने कहा ला अपनी रेड वाली कार दे, उसने कहा ब्लैक वाली कार दे, इसने कहा भाई मैंने ब्लैक की बात ही नहीं करी, मैं तो रेड की बात कर रहा था, इसने कहा भाई मेरे को तो लगा ब्लैक की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज नल एंड वॉइड हो गई, इसको एनफोर्स कराने कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें कंसेंसस एड आइडम नहीं था। अब कंसेंसस एड आइडम क्या होता है, ये एक फंडामेंटल है एग्रीमेंट का कि बोथ द पार्टीज शुड एग्री ऑन द सेम सब्जेक्ट इन द सेम सेंस। मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, इसने कहा कि मेरी कार ले ले कितने में, 10 लाख रुपए में, कौन सी, ब्लैक कार ले ले। इसने कहा कि ठीक है मैं तेरी ब्लैक कार लूंगा, पर कितने में लूंगा, 5 लाख में लूंगा। तो ये क्या एग्रीमेंट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ये कुछ भी नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं हुआ। इसने ऑफर दिया, इसने काउंटर ऑफर दे दिया, क्रॉस ऑफर दे दिया, अपन अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एग्रीमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट का फंडामेंटल है दैट बोथ द पार्टीज शुड एग्री ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर। इसमें सेम सब्जेक्ट मैटर है इन द सेम सेंस। इसने तो 10 लाख का बोला, इसने 5 लाख का एग्री करा, तो ये अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो अब देखो अपनी क्या लिखा है इसमें, एग्रीमेंट की 2 चीज है भाई, 2 जने होने चाहिए, कॉमन बात है, अपने आप से थोड़ी एग्रीमेंट करेगा। उसके बाद है कंसेंसस एड आइडम होनी चाहिए। ये मैक्सिम्स में पीछे बड़ी काम आएगी, मैक्सिम्स की भी वीडियो आएगी, अपना लास्ट चैप्टर में खोल के देखो कितनी मैक्सिम्स गिवन है। द मीटिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड कंसेंसस एड आइडम, बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री ऑन द सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस। ये बात हो गई, ठीक है। अब एक और चीज ये अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, इसमें क्या लिखा है, एग्रीमेंट्स दैट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सोशल मैटर्स। सोशल मैटर्स बोले तो ऐसे एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं तेरी पार्टी में आऊंगा, तू मेरी पार्टी में आ, आजा शर्त लगाए, आजा 20 रुपए की शर्त लगाए, आजा अपन ये करे, अगर तू कल मेरी पार्टी में नहीं आया तो फिर मैं तेरे को मारूंगा। ये सारी चीजें एग्रीमेंट, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये सोशल मैटर्स है, इनमें कोई इंटेंशन नहीं है, लीगल बाइंडिंग इंटेंशन नहीं है। और जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। उनको एनफोर्सेबल कराने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। इसका बहुत ही लैंडमार्क केस है ये, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। इसके अंदर क्या होता है कि एक इसकी वाइफ को है ना इलाज कराने के लिए शायद किसी और कंट्री में लेके जाता है, और कंट्री में लेके जाने के बाद उसको वहीं छोड़ता है। तो इसकी वाइफ बोलती है कि ठीक है आप मेरे को है ना अलाउंसेस देना, आप मेरे को मंथली पैसा मेरे अकाउंट में डलवा देना। कुछ महीनों तक तो इसका हस्बैंड डलवाता है, उसके बाद नहीं डलवाता, तो वो उसकी वाइफ कोर्ट जाती है और बोलती है कि इसने मेरे से
कॉन्ट्रैक्ट करा था, तो कोर्ट ने पता है क्या बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? क्योंकि दोनों में इंटेंशन नहीं था लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप में आने का, और ये हस्बैंड और वाइफ का कॉमन एग्रीमेंट था। इतनी सी बात समझो। एग्रीमेंट कितने करते हैं अपन? एग्रीमेंट बहुत बड़ी चीज है, उसका एक स्पेसिफिक चीज को अपन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कुछ असेंशियल होती है, ठीक है। तो दो चीज समझो। पहली बात, सोशल मैटर्स में जो तुम चीजें करते हो कि शर्त लगाए पार्टी में आएगा नहीं आएगा, उन चीज को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। और जो ये हमारा हस्बैंड वाइफ का जो चक्कर होता है कि भाई क्या कोई अपन बात कर रहे, कोई अपन कर रहे कि मैं तुम्हें मंथली अलाउंसेस दूंगा, ये सारी चीजें भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। ये किसने बताया? बैल्फर वर्सेस बैल्फर केस ने बताया। बिल्कुल ध्यान रखना है केस, बिल्कुल ध्यान रखना है ये केस, ठीक है। अब आगे चलो, असेंशियल्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, उससे पहले अपन एक बार अपनी मॉड्यूल देख लेते हैं कि हमारे मॉड्यूल में क्या गिवन है। कि मैं कहीं सोचो कि सर आप अपनी मर्जी से तो नहीं बोल रहे, अपन अभी मॉड्यूल देख लेते हैं। तो देखो अपनी मॉड्यूल में देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टेक्निकल चीज है, अगर पूरी वीडियो नहीं देखोगे पल्ले नहीं पड़ेगा ये क्या चीजें होती है, ठीक है। देखो मेरी बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बता दिया, ये क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ों को गवर्न करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। ये एग्जॉस्टिव नहीं होता नेचर में। कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं? एग्रीमेंट होना चाहिए, और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन बोले तो लॉ से एनफोर्सेबल होना चाहिए, उसे अपन कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है प्रॉमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नोन एज एग्रीमेंट। आगे चलो, आगे क्या गिवन है? आगे यही गिवन है कि एग्रीमेंट के अंदर क्या होने चाहिए, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, और कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए, मतलब कि उन दोनों को सेम सब्जेक्ट मैटर में, सेम चीज में, सेम सेंस में एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑब्लिगेशन क्या होती है? ऑब्लिगेशन बोले तो लीगल इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो, लीगल ड्यूटी होती है, मतलब जिसमें कोर्ट में ले जा सकते हैं। ये जो मैं लीगल इंटेंशन बोल रहा हूँ ना, इसका एक वर्ड है ऑब्लिगेशन। ये चीज देख लो। आगे चलो, इनमें कुछ भी नहीं है। फिर देखो, अब देखो मेरी बात, ये वही एग्जांपल हो गया, ए एग्रीज बी टू सेल हिज कार फॉर 10,000 टू हिम इन हिज एग्जाम्पल द एक मिनट रुको, इसने एग्री कर दिया, सब कुछ हो गया। ए इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द कार टू बी, बी हैज द कॉरस्पॉन्डिंग राइट टू रिसीव सी, बी इज अंडर द ऑब्लिगेशन। मतलब ये सारे ऑब्लिगेशन हो गए ना। ऑब्लिगेशन बोले तो अगर तूने मेरे को कार नहीं दी तो मैं कोर्ट जाऊंगा, अगर तूने मेरे को कार दी और पैसे नहीं दिए तो मैं कोर्ट जाऊंगा। तो सारी सिचुएशन में आप कोर्ट क्यों जा सकते हो? क्योंकि आपने एग्रीमेंट के अंदर लीगल इंटेंशन डाल दिया और उसको कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, और सारे कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्सेबल होते हैं। अब देखो, एग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? सोशल मैटर्स वाले, जैसे कि ये देखो, सिमिलरली इफ आई प्रोमिस टू टेक यू फॉर डिनर एंड ब्रेक दैट प्रॉमिस, आई डू नॉट एक्सेप्ट टू बी लाइबल फॉर लीगल पेनल्टीज। कोर्ट में जाके ये नहीं बोलूंगा इसने मेरे को कहा था डिनर पे ले जाने को, पर वो डिनर पे नहीं लेकर गया, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही नहीं था। हमने तुमसे एग्रीमेंट करा है, हमने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करा ही नहीं, और एग्रीमेंट तो कोर्ट में एनफोर्सिएबल ही नहीं होते एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। और देखो, ये हस्बैंड वाइफ का कि भाई बाल्फर केस में a husband working in Ceylon had agreed in writing to pay her housekeeping allowances to his wife living in England on receiving information that she was unfaithful to him। वो उसको चीट कर रही थी। He stopped the allowances, उसने पैसे देना बंद कर दिए। He was held to be entitled to do so। This was a mere domestic agreement with no intention to create legal binding relationship। हस्बैंड वाइफ के जो चीज़ें होती है कि भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर आती है। इनका कोई लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप नहीं होता कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोर्ट जा सके, वो इंटेंशन होता ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, वो सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाते हैं, ठीक है। आगे चलो, अब देखो एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या एसेंशियल्स है, एक बार अपन देख लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए भाई? एक ऑफर करना चाहिए, और ऑफर पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और फिर उसके बाद लीगल इंटेंशन होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कोर्ट जा सके। तुम्हारी लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। पागल लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉम्पिटेंट लोग ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, इनकॉम्पिटेंट लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
जो बंदा इंटॉक्सिकेशन में है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये चीजें नोट करते जाओ। कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? अनसाउंड माइंड के लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 18 साल से नीचे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? जो एज ऑफ मेजोरिटी में आता हो, जो साउंड माइंड का हो, ये सारे लोग ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो इंटॉक्सिकेशन में नहीं हो, जो ये सोचने में समर्थ हो कि भाई अगर मैं कार लूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, अगर मैं कार लूंगा तो मेरे को लॉस होगा, मतलब उसका दिमाग काम करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अगर किसी आदमी का किसी डिजीज के कारण वो अनसाउंड माइंड का है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। अगर उसमें अपना टॉक्सिकेशन में है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। अगर वो 18 साल से नीचे का बच्चा है तो लॉ उसको उसकी किए हुई चीजों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता, क्योंकि लॉ बोलता है कि कंपिटेंसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ही शुड बी लीगली कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। और लीगली कैपेबल कब होगा? जब 18 साल से ऊपर होगा, जब साउंड माइंड का होगा। ये सारी कंडीशन जरूरी है, तभी तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, तू जाके उसका मर्डर कर दे, और तूने जाके उसका मर्डर कर दिया, फिर मेरे से बोल रहा है कि ला 1 लाख रुपए दे। मैं बोलूंगा भाई तू जा, ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, तूने मर्डर कर दिया, अब तेरे को पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, मैं क्या करूं? मैं क्यों दूं तेरे को 1 लाख रुपए? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं ना। वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता कि देखो हमने ना एक कॉन्ट्रैक्ट करा था कि अगर मैं एक का मर्डर कर दूंगा ना तो ये मेरे को 1 लाख रुपए देगा, और ये मेरे को 1 लाख रुपए नहीं दे रहा। कोर्ट बोलेगी तू आ इधर और तू जेल में जा। समझ रहे हो मेरी बात? दोबारा सुनो इस एग्जाम्पल को, कि मैंने किसी को 1 लाख, मैंने उसको प्रॉमिस करा कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपीस दूंगा, तू जाके किसी का मर्डर कर दे। उसने मर्डर कर दिया, मैंने बोला नहीं देता मैं तेरे को रुपए। वो कोर्ट जाता है और कोर्ट में क्या बोलता है कि ये मेरे को रुपए नहीं दे रहा। कोर्ट बोलेगी दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑलवेज बी लीगल एंड वॉट यू आर डूइंग इज इलीगल। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलो। शुड बी केपेबल टू परफॉर्म, मतलब यार मैं तुम्हें चांद तारे लाके दूंगा, अगर तुम मेरे को 1 लाख रुपए दोगे, 1 लाख रुपए दे दिए, अब वो बोला ला चांद तारे दे। भाई चांद तारे कैसे दे सकते हैं? तो वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में जाके बोलता है इसने मेरे को कहा था अगर मैं 1 लाख रुपए दूंगा तो ये चांद तारे देगा, मैंने इसको 1 लाख रुपए दे दिए, अभी मेरे को चांद तारे तोड़ के लाके नहीं दे रहा। कोर्ट बोलेगी निकल। समझ रहे हो? तो शुड बी केपेबल टू परफॉर्म, मतलब परफॉर्म करने लायक होना चाहिए। उस वही चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अपन मून पे चलेंगे, कल मून में चलेंगे, अरे भाई तुम परफॉर्म कर सकते हो तभी कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे ही नहीं, उसको कोर्ट क्वैश कर देगा। वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक एसेंशियल्स अगर फॉलो नहीं होएगी तो कोई भी तुम कुछ भी करते रहो कि चांद तारों का प्रॉमिस करो, इसका प्रॉमिस करो, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कवर नहीं होगी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कवर नहीं हुई तो तुम्हें कोर्ट प्रोटेक्शन नहीं देगा, तुम्हें कोर्ट एनफोर्समेंट की प्रोटेक्शन नहीं देगा। कि अगर तुम्हारे साथ धोखा हुआ तो तुम कोर्ट में जाके एनफोर्स कब करा पाओगे? जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कोर्ट तुम्हें उस चीज की प्रोटेक्शन नहीं देगा। ठीक है, टर्म्स शुड बी क्लियर, ये अपन ने बात कर ली कि भाई अगर वो कार को बोल रहा है कि 1 लाख रुपए में बेचना है तो उस बंदे को भी 1 लाख रुपए में ही उसको एक्सेप्ट करना है, तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। टर्म्स शुड बी क्लियर। ठीक है, और कंसेंट होनी चाहिए, बोथ पार्टीज की विलफुल कंसेंट होनी चाहिए, मतलब अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती करके कंसेंट कर रहे हो, इस पर भी आएंगे। शुड कंसेंट मतलब विलफुल कंसेंट होनी चाहिए, अपनी मर्जी से कंसेंट होनी चाहिए। तो कंसेंट शुड बी विलफुल, खुद की मर्जी से कंसेंट होनी चाहिए। तो असेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, देयर शुड बी अ लीगल इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी द वैलिड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल टू परफॉर्म, terms should be clear and the consent of the both parties should be clear and should not be vague। वेग बोले तो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, साफ सुथरी। अगर ये सारी चीजें को सेटिस्फाई करेगा तो अपन उसको बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये सारी चीजों को आप सेटिस्फाई करोगे तो इसको अपन बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। टेक्निकल चैप्टर है, चीजों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, पल्ले में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, सब गायब हो जाएगा। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, कंसेंसस एड आइटम हो गई, इंटेंशन टू एंटर इनटू द लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप हो गई,
ठीक है, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, चलते चलो। लॉफुल कंसिडरेशन की अभी अपन बात करेंगे। कंसिडरेशन में अभी नहीं कराना चाह रहा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, पर अपन बात करेंगे क्या होती है। लीगली केपेबल शुड बी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जेन्युइन पार्टीज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट सही होना चाहिए, टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, और ये सारी चीजें पॉसिबल होनी चाहिए। इम्पॉसिबल होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। तो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो कि कंसेंट पे बेस्ड होता है, लॉफुल कंसिडरेशन होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, सारी पार्टीज कॉम्पिटेंट होती है, और साथ में ही लीगल बाइंडिंग इंटेंशन होता है। लीगल बाइंडिंग इंटेंशन होता है, इन सारी चीजों को मिला के अपना कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कि कोर्ट एनफोर्सेबल करा सकती है। अपन ने इतना कर लिया। इसके बाद अपन को ऑफर अलग से डील करना है, एक्सेप्टेंस डील करना है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा इंडिविजुअली डील करना है, तो अपन इसको भी डील कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात। पहली बात तो ये चैप्टर बड़ा है, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत है, तो हो सकता है ये 3 वीडियो में समथिंग कवर हो। ठीक है, तो अपन धीमे धीमे चलेंगे इस चैप्टर में क्योंकि कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो, अभी तक अपन ने ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब देख लिए। कंसिडरेशन वाला वर्ड अभी अपन को पल्ले नहीं पड़ा, पर अपन अभी समझाएंगे। देखो, पहले तो अपन ऑफर की बात और डिटेल में करते हैं। ऑफर क्या चीज होती है, ये कहाँ मेंशन है? ये 2A में मेंशन है। ऑफर 2 का A सेक्शन है ना, उसमें ऑफर मेंशन है। ऑफर क्या होता है? मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूँ कि आप मेरी कार खरीदो, उसे कहते हैं ऑफर। इसको पढ़ लो। अभी क्या याद रखना है? 2A में है। एक्सेप्टेंस कहाँ पर मेंशन है? एक्सेप्टेंस क्या होती है? 2B में एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस कहाँ पर है? 2B में है। ऑफर 2A में है, एक्सेप्टेंस 2B में है। ऑफर अपन को पता है, एक्सेप्टेंस अपन को पता है। इसके थोड़े रूल्स देखो। देखो मेरी बात, कोई भी ऑफर मेड कर रहा है ना, वो बहुत क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए। वो क्लियर होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए कि मैं कार बेच रहा हूँ। भाई कौन सी कार बेच रहा है? ब्लैक कार बेच रहा है, रेड कार बेच रहा है, बताएगा तो सही। तो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। तो ये पहला इसका रूल हो गया। ऑफर के बारे, ऑफर की कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरीके से ये। ऑफर ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रिटर्न होते हैं। नहीं भाई, अगर 2 जने आपस में बात कर रहे हैं ना, और वो किसी चीज पर एग्री कर रहे हैं, कंसेंसस एड आइटम, सेम चीज में, सेम सेंस में, सेम टाइम पर एग्री कर रहे हैं, तो वो भी ऑफर बन सकता है, वो भी एक्सेप्टेंस बन सकती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। आगे चलो। ऑफर कब होता है? जब वो कम्युनिकेट हो जाए तभी वो ऑफर बनता है। मैंने मतलब किसी चीज को तुम कम्युनिकेट करोगे किसी दूसरे इंडिविजुअल को, तभी तो तुम उसको ऑफर मानोगे। बिना कम्युनिकेशन के क्या ऑफर हुआ? मैंने इस पे लेटर लिखा कि आई वांट टू सेल माय कार फॉर 2000, और मैंने इस लेटर को अपने जेब में रख लिया। तो इसका जब कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो ये ऑफर की कैटेगरी में भी फॉल नहीं करता। और ऑफर इज समथिंग विच इज कम्युनिकेटेड टू अदर पर्सन। ये बात समझ में आ गई। ये जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। इसका मतलब स्पेसिफिक बोले तो ए ने बी को ऑफर करा कि मेरे को मेरी कार बेचनी है 10 लाख के लिए, ये तो हो गया स्पेसिफिक ऑफर। इसका आंसर कौन करेगा? सिर्फ बी कर सकता है। ए ने न्यूज़पेपर के अंदर छपवा दिया कि मेरे को मेरी कार बेचनी है, मतलब पूरे वर्ल्ड को उसने एक तरीके से इनवाइट कर दिया, इनविटेशन टू ऑफर। पूरे वर्ल्ड को बोल रहा है कि आओ मेरी कार खरीदो। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं जनरल ऑफर। कोई भी बंदा ए को फोन करके उस डील को एक्सेप्ट कर सकता है, तो जनरल और स्पेसिफिक ऑफर का मतलब समझ में आ गया। तो ये अपना ऑफर हो गया और अपने ऑफर के रूल्स हो गए। आगे चलो। एक्सेप्टेंस कहाँ डिफाइंड है? एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B में डिफाइंड है। एक्सेप्टेंस क्या होती है? अपन को पता है कि किसी ने मेरे को ऑफर करा, मैंने बोला कि ठीक है 10 लाख में तूने ऑफर करा अपनी ब्लू वाली कार बेचने, मैंने 10 लाख में ही तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो, ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये सारी चीज हो गई। अब देखो, एक्सेप्टेंस है ना, कम्युनिकेट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन में एक्सेप्ट कर लिया। उसने ए ने बी को बोला, ए ने बी को लेटर से बोला, ए ने बी को बोला, या तो उसने ओरली बोला,
या उसने रिटर्न लेटर लिखा बी को कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर 10,000, बी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बी साइलेंट हो गया, या बी ने अपने माइंड के अंदर ही ठीक है मैं उसकी कार खरीद लूंगा। अरे भाई इसको क्या सपना आ रहा है कि तूने इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? तू बी ए को ऑफर एक्सेप्ट हो गया ये बताएगा तो सही। तो यही चीज में लिखा है द एक्सेप्टेंस, जो तूने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो ए को कम्युनिकेट करना जरूरी है, तभी वो ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनेगा। समझ रहे हो? मियर साइलेंट, या तो वो चुपचाप बैठा है तो भी अपन एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, अगर उसने अपने मेंटली दिमाग के अंदर चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया तभी भी हम उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, जब तक वो ए को या तो फ़ोन करके या टेलीफोन करके या लेटर लिख के कैसे भी ए को जब तक वो बताएगा नहीं कि भाई मैंने तेरी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं तेरी कार खरीदने को तैयार हूं, तब तक वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मतलब अगर 10 लाख का बोला है तो एक्सेप्टेंस भी 10 लाख की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 लाख का बोला कि भाई ए बी को 10 लाख में बेचेगा, बी ने कहा नहीं मैं तो 5 लाख में खरीदूंगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं काउंटर ऑफर। मतलब तू तो अपना अलग ही ऑफर दे रहा है, वो 10 लाख रुपीस का बेच रहा है और यू आर सेइंग दैट आई विल एक्सेप्ट इट फॉर 5 लाख, सो द इनिशियल ऑफर गेट्स कैंसल्ड। मतलब जो आपने 10 लाख का ऑफर करा था ना स्टार्टिंग में, वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि आपने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एब्सोल्युटली और अनक्वालिफाइड वे में एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, अगर आप 10 लाख रुपीस में उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाती, वो वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाती। आगे चलो, इफ अ पर्टिकुलर मोड इज मेंशन्ड देन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी डन लाइक दैट वे ओनली। ए ने बी को लेटर लिख के बोला कि मेरे को है ना कार बेचनी है, और साथ में टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि आप मेरे को 15 दिन के अंदर अपना रिस्पॉन्स दे सकते हो, और किससे देना है? टेलीफोन करके दे सकते हो। मतलब मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ बी को कि आप रिस्पॉन्स कितने टाइम में दोगे और किस मेथड से दोगे, कि 15 दिन में देना ही नहीं देना, टेलीफोन से दो, लेटर लिख के दो, ये सारी चीज़ें मेरा काम है। मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ कि भाई आपको अगर चीज़ को मेरी एक्सेप्ट करना है ना तो आपको मेरे को लेटर लिख के देना पड़ेगा। तो यही चीज़ लिखी है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन। ये देखो द कम्युनिक, एक मिनट रुको, कहाँ गया ये अपना पॉइंट? हाँ, इफ अ पर्टिकुलर मोड इज मेंशन्ड देन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी डन लाइक दैट ओनली। जो मोड मेंशन है उसी मोड से एक्सेप्टेंस आपको करनी पड़ेगी, और रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस कर सकते हो, या जो स्पेसिफाइड टाइम है कि 15 दिन में एक्सेप्ट होना चाहिए, तो या तो आप रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करो या फिर 15 दिन में एक्सेप्ट करो। ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस है। ऐसा नहीं कि मैंने तो 20 साल पहले कोई ऑफर निकाला था और आज जाके वो एक्सेप्ट कर रहा है। अरे मेरे भाई, मैंने टाइम लिमिट दे रखी थी और नहीं भी दे रखी थी, तो रीजनेबल टाइम क्या बोलता है? 20 साल का क्या मतलब हुआ? 20 साल बाद एक्सेप्ट कर क्यों कर रहा है? समझ रहे हो? तो रीजनेबल टाइम का मतलब हुआ। अब एक और टर्मिनोलॉजी समझो, ऑफरर। ऑफरर और ऑफरी क्या होता है? ऑफरर इज द पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर, ऑफरर इज द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रपोजल, ऑफरर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजर, एंड ऑफरी इज समवन हु इज एक्सेप्टिंग दैट प्रपोजल, हु इज एक्सेप्टिंग दैट प्रपोजल। ये ऑफरर और ऑफरी समझ में आ गया? जो ऑफर, जैसे ए ने बी को ऑफर करा कि मेरी कार 10 लाख में ले ले, तो ए तो बन गया हमारा ऑफरर क्योंकि ये अपनी कार ऑफर कर रहा है, और बी बन गया हमारा ऑफरी, बी बन गया हमारा ऑफरी। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो मेरी बात, अभी तक अपन ने क्या करा? अपन ने इंट्रोडक्शन कर लिया, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले सेक्शन 2A में क्या आया? सेक्शन 2A के अंदर हमारा आया ऑफर, 2B में क्या आया? हमारा एक्सेप्टेंस। अभी बाकी की भी बात करेंगे, ठीक है? ये सारी चीजें अपन ने देख ली। आगे चलो, आगे क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई कोई चीज, कोई, जैसे मैंने ऑफर कर लिया, ए ने बी को ऑफर कर लिया, ए ने बी को कोई चीज ऑफर करी, तो वो चीज कब तक वैलिड है भाई? वो ऑफर कब तक ओपन है? दैट ऑफर इज ओपन फॉर हाउ मच टाइम? कोई लिमिट तो होगी, हाँ भाई लिमिट है। सेक्शन 6 बताता है हमें कि वो ऑफर कब तक ओपन है। जैसे देखो, उसने बोला कि हमें 15 दिन में इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है, 15 दिन में एक्सेप्ट नहीं करा, ये ऑफर
हो गया क्लोज। 15 दिन में एक्सेप्ट करने का ऑफर था, अगर 15 दिन में करोगे तो अच्छी बात है, अगर आपने 15 दिन में नहीं करा तो ये ऑफर रद्द हो गया, ऑफर रद्द हो गया। ठीक है, अगर उसने बोला ए ने बी को कि आप मेरे को लेटर लिख के, आप मेरे को लेटर लिख के कम्युनिकेशन करोगे, आप मेरे को लेटर लिख के अपनी एक्सेप्टेंस दोगे, पर बी ने टेलीफोन से एक्सेप्टेंस दी, तो जो मोड प्रिस्क्राइब्ड था आपने वो फॉलो नहीं करा, तो आपके लिए वो ऑफर एंड हो गया, आपके लिए वो ऑफर एंड हो गया। मान लो ए ने बी को कुछ ऑफर करा, बी ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि मेरे को नहीं खरीदना, साफ मना कर दिया, तो आपका ऑफर एंड हो गया। तो वही चीज लिखी है, इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन टाइम पीरियड देन द ऑफर विल बी null and void. If it is not accepted in the prescribed mode then the offer will be null and void. When the offeree rejected it, ये कर दिया। अगर मान लो कोई आपका ऑफरर या ऑफरी की डेथ हो गई तो null and void हो जाएगा हमारा ऑफर। और फिर काउंटर ऑफर दे दिया, इसने तो बोला कि मेरे को 10 लाख में बेचने अपनी कार, इसने कहा मैं 5 लाख में खरीदूंगा, तो ये काउंटर ऑफर दे रहा है। काउंटर ऑफर से क्या होता है, जो आपने इनिशियली ऑफर दिया था ना ए ने कि मेरे को 10 लाख में बेचनी है, वो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि बी ने रिजेक्ट कर दिया और बी ने बोला कि मैं तो 5 लाख में खरीदूंगा। तो ये इन केसेस में हमारा ऑफर खत्म हो जाता है। कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 26। ये 2A 2B 2C सब ध्यान रखने हैं, 2A ध्यान रखना है, 2B ध्यान रखना है, 2H ध्यान रखना है, 2E ध्यान रखना है, सब ध्यान रखना है। आगे चलो, अब रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय ऑफरर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय ऑफरर मतलब जो ऑफर मैंने निकाला है मैं उसको कब रिवोक कर सकता हूँ। रिवोक का मतलब वापस बुला सकता हूँ। मतलब मेरी बात सुनो, ए ने बी को ऑफर कर दिया, ए ने बी को ऑफर कर दिया, बाद में मेरा मूड बदल गया, बाद में मेरे को मेरी कार नहीं बेचनी, पर मैं ऑफर कर चुका हूं, तो मैं कब उस ऑफर को वापस बुला सकता हूं, मैं कब उस ऑफर को अनडू कर सकता हूं कि ऐसा लगे कि मैंने तो कोई ऑफर ही नहीं करा। मैं उस ऑफर को कब अनडू कर सकता हूं, उसे कहते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर। उसे क्या बोलते हैं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ये कब तक हो सकता है, ये जब तक हो सकता है कि जब तक बी ऑफर के लिए हाँ ना बोले। देखो मेरी बात, टेक्निकल चीज़ें एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे तब समझ में आएगा। ए ने बी को कार सेल करने के लिए दी, ए ने बी को कार सेल करने के लिए दी, बी ने उस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी। एक्सेप्ट कैसे करना होता है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। बी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी, बी ने देख लिया लेटर, मान लो लेटर से दिया और बोला कि 15 दिन में आप एक्सेप्ट कर लो, तो बी को पता है कि उसका ऑफर आ गया, पर बी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी। अगले दिन ए दोबारा बी को लेटर लिखता है कि दैट ऑफर स्टैंड कैंसल्ड, दैट ऑफर स्टैंड्स कैंसल्ड। मतलब ए ने बी को इन्फॉर्म कर दिया टेलीफोन से या लेटर से कि हम कार अब नहीं बेच रहे, तो एक तरीके से यह रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो गया। मतलब ए ने पहले बोला कि मेरे को कार बेचनी है और बी ने अभी तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा, तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तब तक ए उसको दोबारा इन्फॉर्म करके उस चीज का रिवोकेशन कर सकता है। मान लो सेकेंड सिचुएशन, बी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, बी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और अपना लेटर लिखकर कम्युनिकेशन कर दिया। एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन जरूरी है, माइंड में एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। ए को बी को कार बेचनी थी, बी ने लेटर लिख के या टेलीफोन करके अपनी एक्सेप्टेंस ए को कन्वे कर दी। अब ए नहीं पलट सकता, चाहे उसका मन बदल जाए, चाहे उसका कुछ भी हो जाए, अब ए नहीं बदल सकता, क्योंकि ए ने कोई चीज ऑफर करी और किसी सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इट कैन नॉट बी चेंज, इट इज परमानेंट इन नेचर। समझ रहे हो। तो देखो रिवोकेशन ऑफ ऑफर में क्या लिखा है, एन ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस and that revocation must be communicated to the offeree before he send out his acceptance। यही चीज मैंने बोली है, जब तक बी इसके पुराने वाले ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक आप इसको इन्फॉर्म करके उस ऑफर को कैंसिल कर सकते हो। यही चीज मैंने बोली है। आगे चलो, अब देखो
कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन का क्या कॉन्सेप्ट है यार? टेलीफोन पे भी कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से वैसे ही होते हैं जैसे रियल लाइफ में होते हैं, कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैंने आपको बोला कि ये ऑफर यू एक्सेप्ट, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो वैसे ही टेलीफोन पे मैंने आपको कुछ बोला कि मेरे को कार बेचनी है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस मेरे को सुनाई दे गई, मेरे टेलीफोन से मेरे कान के अंदर चले गई, मेरे को सुनाई दे गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो एग्रीमेंट हो गया, लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप हो गई। तो टेलीफोन पे भी वैसे ही होता है। बस इसमें ये कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे ए ने बी को टेलीफोन करा और कोई ऑफर दिया, बी ने उसको एक्सेप्ट करा और उसको ए को बताया, क्योंकि एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। पर जब बी ए को बता रहा था तो वॉइस में ग्लिच आ गया, कोई टेलीफोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई जिससे कि ए को सुनाई नहीं दिया बी का एक्सेप्टेंस। तो ये एक्सेप्टेंस अपन नहीं मानेंगे, समझ रहे हो? दोनों चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, ए की आवाज बी को ढंग से जानी चाहिए और बी की एक्सेप्टेंस ए को ढंग से आनी चाहिए, तभी ये वैलिड प्रॉमिस फर्दर लीड्स टू वैलिड एग्रीमेंट, एंड इफ इट इन्वॉल्व्स द लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ में आ गई? तो अपन ने ये कर लिया। अब कंसिडरेशन का अपन मेन ऊपर का समझते हैं, बाकी कंसिडरेशन इन डिटेल कल करेंगे, आज कराऊंगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो? तो देखो एक बार पहले अपन इसमें देख लेते हैं, अपनी मॉड्यूल में अपन ने क्या कर लिया। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये कर लिया, ऑफर एक्सेप्टेंस कर ली, रूल्स कर लिया कि ऑफर है ना डेफिनेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन ने कर ली। आगे चलो, कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, ओरल रिटर्न कुछ भी हो सकता है, जनरल स्पेसिफिक हो सकता है। लैप्स ऑफ ऑफर कैसे खत्म हो जाता है, ऑफर कैसे रद्द हो जाता है, तो ये सारी चीज़ की बात कर ली कि एक्सेप्ट नहीं हुआ, किसी की डेथ हो गई, किसी ने काउंटर ऑफर दे दिया, रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं करा, रीजनेबल मोड से जैसा हमने प्रिस्क्राइब करा था मोड वैसे एक्सेप्ट नहीं करा, तो ये सारी चीज़ें लैप्स ऑफ ऑफर में आ गई। रिवोकेशन ऑफ ऑफर मैंने बता दिया, कब ऑफर को आप वापस ले सकते हो, जब तक उसने अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करी तब तक आप उसको इन्फॉर्म करके अपने ऑफर को रिवोकेट कर सकते हो। ये चीज हो गई। एक्सेप्टेंस क्या होती है, एक्सेप्टेंस अपन को पता है कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2B में डिफाइंड है। इसके रूल्स क्या होते हैं, ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, मैंने क्या लिखा है, क्वालिफाइड लिखा है, अपन ने अनक्वालिफाइड ही लिखा है, ठीक है। आगे चलो, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली। कम्युनिकेट होनी चाहिए, मियर साइलेंस नहीं होना चाहिए, रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये सारी बात अपन ने कर ली। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन क्या होते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इफ ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन द टेलीफोन लाइन गोज डेड एंड द ऑफरर डज नॉट हियर द ऑफरीज वर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट दैट मोमेंट। उनको दोबारा कन्वर्सेशन को रिपीट करना पड़ेगा और दोबारा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका केस कर लेना, कन्हैया लाल वर्सेस दिनेश वर्थ चंद्रा, एक केस बैल्फर वर्सेस बैल्फर का था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड वाइफ वाला केस है, और ये टेलीफोन कन्वर्सेशन से रिलेटेड एक केस हो गया। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसमें वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कुछ इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप में आने की। अब बात करते हैं कंसिडरेशन की। देखो कंसिडरेशन की बात करते हैं। कंसिडरेशन 2D में डिफाइंड है, सेक्शन 2D में डिफाइंड है। अब देखो मेरी बात, कॉन्सेप्ट समझना। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कंसिडरेशन करवाया, इग्नोर करवाया। क्यों करवाया इग्नोर, क्योंकि कंसिडरेशन मैं नहीं चाहता था आप लोग उस टाइम करो। अब देखो मेरी बात, जो एग्रीमेंट होता है ना, उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बोले तो इट्स ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन भी होनी चाहिए, और एज अ रिजल्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसिडरेशन होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट प्लस लॉ। एग्रीमेंट क्या चीज है, एग्रीमेंट इज प्रॉमिस, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस
प्लस कंसिडरेशन। एग्रीमेंट की डेफिनेशन चेक करो दोबारा, सेक्शन 2E में क्या दे रखी है, एवरी प्रॉमिस दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट में कंसिडरेशन भी आती है। अब ये कंसिडरेशन होता क्या है जो इतना हाई लेवल वर्ड दिख रहा है, कंसिडरेशन सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। 2A में ऑफर, 2B में एक्सेप्टेंस, 2D में हमारी कंसिडरेशन, 2E में हमारा एग्रीमेंट और 2H में हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है। कंसिडरेशन क्या होती है, देखो मेरी बात, कंसिडरेशन का मतलब ये होता है समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। मतलब मेरे को क्या फायदा हो रहा है, अगर ए बी को अपनी 10 लाख रुपीज में कार बेच रहा है, तो एक के लिए क्या है, रुपए मैटर कर रहे हैं। बी देखो, ए बी को अपनी कार बेच रहा है 10 लाख रुपए में, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बी को क्या मिलेगा, फाइनली बी को मिलेगी कार और ए को क्या मिलेगा, मनी। तो किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है, समथिंग इज गोइंग टू समवन एंड सम अदर थिंग इज ट्रांसफरिंग टू समवन, तो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ समथिंग। समझ में आ रहे हो, मनी और कार का एक्सचेंज हो रहा है, इसको मनी चाहिए, इसको मनी मिल रहा है, उसको कार चाहिए, उसको कार मिल रही है। सो कंसिडरेशन क्या होता है, इट इज ओनली व्हेन अ प्रॉमिस इज मेड फॉर समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द प्रॉमिसी दैट सच प्रॉमिस कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। मतलब हर एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन बोले तो समथिंग विच हैज अ वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ, कि तुम क्यों आना चाह रहे हो उसके साथ एग्रीमेंट में, तुम्हें मनी मिलेगा और तुम्हें कार मिलेगी, इसलिए तुम आना चाह रहे हो। तो कंसिडरेशन इज समथिंग विच हैज अ वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ एंड दैट इज, बस कंसिडरेशन यही चीज होती है। कंसिडरेशन कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2D में डिफाइंड है। अब इसके अंदर ये एक बड़ी सी डेफिनेशन है, इसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन होता है, ये। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी, प्रोमिसी बोले तो ये, और एनी अदर पर्सन डन डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये सारी फालतू डेफिनेशन है, इसको अपन समझाएंगे, पर ये नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, क्योंकि अभी दिमाग के अंदर लोड ज़्यादा हो गया, कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत बढ़ गए। पर अपन को इतना ध्यान रखना है, कंसिडरेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में आती है। और ये ए ने ऑफर करा, बी ने एक्सेप्ट करा, क्यों एक्सेप्ट करा, क्योंकि बी को कार चाहिए थी, ए को मनी चाहिए था। मतलब इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन भी हो रहा है और वो लोग लीगल बाइंडिंग इंटेंशन के साथ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अपन ने ये चीज भी कर ली। कंसिडरेशन को डिटेल में करना है, अपन डिटेल में करेंगे, पर आज के लिए देखो इतना ही। तो अल्टीमेटली अपन ने इंट्रो करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, एग्रीमेंट करा, प्रॉमिस करा। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट इज प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस बोले तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट अपन ने कर लिया। ये एग्रीमेंट की दो बेसिक चीज कर ली, कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल कर लिया। देखो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल भी वही है कि लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल अनलॉफुल ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑफर कर लिया अपन ने, एक्सेप्टेंस कर ली, ऑफरर कर लिया, प्रपोजर कर लिया, लैप्स ऑफ ऑफर कर लिया, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन कर लिया, कंसिडरेशन कर ली। कंसिडरेशन को एक बार जितना अपन ने करा मॉड्यूल से भी देख लेते हैं, मॉड्यूल में क्या चीज गिवन है। मॉड्यूल में भी कंसिडरेशन में वही चीज गिवन है, इट इज ओनली व्हेन अ प्रॉमिस इज मेड फॉर समथिंग इन रिटर्न फॉर द प्रोमिसर दैट प्रॉमिस कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अगेंस्ट द प्रोमिसर, दस इट इज समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। अब देखो इसका एक एग्जांपल गिवन है, इफ ए promises to make a gift of 500 to B and subsequently changes his mind, B cannot succeed for the breach of that promise as देर वॉज नो कंसिडरेशन। बी ने क्या दिया, मैंने उसको प्रॉमिस करा, प्रॉमिस करने पे मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा था, मैं तो उसको मनी दे रहा था, वो मनी ऐसे ही आ गया। तो इसलिए कंसिडरेशन अपना अभी के लिए अपन को कंसिडरेशन को सिर्फ यही समझना है कि कंसिडरेशन अपना ये होता है। ठीक है, अपन ने यहाँ तक कर लिया, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है, नीचे मेरा नंबर मेंशन है, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।